कौन से स्कूल बेहतर हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? आखिर ऐसा क्या है कि लोग प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? आखिर क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स की बराबरी नहीं कर पाते? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स ऐसा क्या डिलीवर करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं दे पा रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चे, अपने देश के भविष्य के बारे में सही फैसले ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब आज़ादी के बाद से गवर्नमेंट स्कूल्स बन चुके थे या फिर अंग्रेजों के टाइम पर गवर्नमेंट स्कूल्स बन चुके थे, तो प्राइवेट स्कूल्स खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहें तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, जो हकीकत में बहुत बड़ा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान हमें जो 6 मौलिक अधिकार देता है, उसमें से एक है शिक्षा का अधिकार। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शिक्षा का अधिकार 1947 में देश की आज़ादी के बाद, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के बाद 86वें संशोधन में 86th अमेंडमेंट में सन 2002 में जाकर पास हुआ है। 2002 में जब अटल सरकार थी, उस समय पर इसको, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की कोशिश की गई। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि सन 2002 में जब ये मौलिक अधिकार बन चुका था, उसके बाद इस पर जो काम होना था वो जाकर 2010 में हुआ। हमारे देश की सरकारें एजुकेशन को लेकर कितनी गंभीर थी, ये बात सोचने लायक है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1910 में अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये बोला था कि शिक्षा का अधिकार भारत के हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कूल्स कितने तरीके के होते हैं। स्कूल्स दोस्तों 3 तरीके के होते हैं। पहले होते गवर्नमेंट स्कूल्स, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देखरेख करती है। दूसरे होते एडेड स्कूल्स, जो कि खोलती तो निजी संस्थाएं हैं, लेकिन उस पर सरकार भी अपने अनुदान वगैरह, अपने सहयोग वगैरह देती है। और तीसरे स्कूल्स आते हैं प्राइवेट स्कूल्स, जो कि हम निजी स्कूल के नाम से जानते हैं। इन स्कूलों पर गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता। इन स्कूलों के जो नियम कानून हैं वो गवर्नमेंट के बोर्ड के अंडर में ज़रूर आते हैं, लेकिन वो नियम कानून स्कूल्स अपने खुद बनाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ काफ़ी होती हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहता है, इनकी लाइब्रेरीज़, इनकी लेबोरेटरीज हमेशा अपडेटेड रहती हैं। स्मार्ट क्लासेस हो गए, कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट हो गए, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। उन सभी सुविधाओं के साथ साथ में जो कि एक स्कूल के स्टूडेंट को या फिर जो कि एक स्कूल को बेसिकली चाहिए होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई जैसी फैसिलिटीज़ आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार स्कूल बन गया था वो उसके बाद से चेंज नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं है। लाइब्रेरीज़ होती हैं, हमेशा लॉक्ड रहती हैं। लेबोरेटरीज़ में कोई अपडेशन नहीं होती। कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास के नाम पर वहाँ पर एक एडोसेट रूम होता है, वो भी किसी किसी स्कूल्स में मिलता है। और कई कई स्कूलों में तो जो स्कूल की एक बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर वाटर सप्लाई हो गई, टॉयलेट्स हो गए, इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती। कई बार तो ये भी होता है कि किताबें स्कूल तक आ तो जाती हैं, लेकिन बच्चों तक पहुँच नहीं पाती। दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स में इंट्रेंस टेस्ट होते हैं। उन इंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उनको एडमिशन दे दिया जाता है और बाकी बच्चों को हटा दिया जाता है। यही काम हर एक प्राइवेट स्कूल करता है। तो मीन्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पहुंचते हैं, वो बिल्कुल आप इस तरीके से समझ लीजिए कि दूध से आपने दही बनाया, दही से आपने बनाया मक्खन, मक्खन से आपने बनाई छाछ, और उसके बाद जो बचेगा, जो बिल्कुल वेस्ट वाला पानी होता है, जो किसी काम में नहीं आता, वो वाले बच्चे आकर गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं। मीन्स अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो सक्षम परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं और गरीब परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पर्सनल अटेंशन ज़्यादा मिलती हैं। पेरेंट्स का मानना है कि बच्चा ऐसे माहौल में फिजिकली और मेंटली ज़्यादा फिट रहता है और अपने आप को ग्रूम कर पाता है। इनफैक्ट टीचर्स को इस चीज़ तक की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या समझाना है और कितना समझाना है। ऑब्वियसली इन कारणों से जो बच्चा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं हम बात कर ले गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो पहली बात तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की हमेशा कमी रहती है। कई बार क्या होता है, 1 या 2 टीचर्स पूरे स्कूल को संभाल रहे होते हैं, तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टीचर्स कम रहते हैं, तो पर्सनल अटेंशन देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम देश को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसी की क्वालिटी सही नहीं है। सरकारें शायद अब भी सीरियस नहीं हैं, क्योंकि शायद इनसे इनका वोट बैंक अफेक्ट नहीं होता। समाज का कमज़ोर तबका गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है और जो संपन्न परिवार हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के नेताओं के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में या विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए।
और इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मैंने ऐसे ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जिनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी इग्नोरेंस कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट तक नहीं होती। बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे हैं जहाँ पर 1 या 2 टीचर्स ही पूरे स्कूल्स को संभाल रहे होते हैं। किसी किसी स्कूल्स में तो प्रिंसिपल तक नहीं अवेलेबल होते। और उसके बाद पल्स पोलियो, जनगणना, इलेक्शन ड्यूटीज़, ना जाने कितने काम हैं जो टीचर्स से करवाए जाते हैं। इनफैक्ट अभी कोविड-19 की महामारी के दौर में स्कूलों के टीचरों ने घर घर जाकर मिड डे मील का राशन तक बांटा है। मतलब टीचर का एक वो मेन काम जिसके लिए उसको रिक्रूट किया गया था, टीचिंग, उस काम को छोड़कर दुनिया के बाकी सारे काम उनसे करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा भर्तियों में भी धांधली। -23 नंबर लाने वाले टीचर बन रहे हैं। मैथ्स के टेस्ट में 0 नंबर लाने वाले मैथ्स के गुरुजी बन जा रहे हैं। मीन्स अयोग्य शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखते होंगे जहां पर टीचर्स को 7वीं क्लास की हिंदी की बुक पढ़ना नहीं आता, संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती, 70 से 80 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह उठा रहे हैं वो लोग। अभी उत्तर प्रदेश में खबर आई थी कि एक टीचर के डॉक्यूमेंट्स पर 25 टीचर्स जॉब कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुखद बात क्या है कि जिस टीचर के डॉक्यूमेंट पर जॉब की जा रही है उन 25 अयोग्य शिक्षकों द्वारा उस टीचर की खुद की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। और उसके बाद इनके बिल्डिंग्स देख लो तो एक बार जो गवर्नमेंट ने बना दी उसके बाद मेंटेनेंस के बारे में तो लोग सोचते भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, करना नहीं चाहते। अगर करना चाहें तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान स्कूलों की तरफ दिया और आप देख सकते हैं स्कूलों की काया पलट हो गई। और भ्रष्टाचार इस कदर कि अभी एचआरडी मिनिस्टर ने एक आदेश दिया कि उन बच्चों को मिड डे मील मिलेगा जिसका आधार कार्ड स्कूल में जमा होगा। यकीन मानना दोस्तों, झारखंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश जैसे सिर्फ 3 राज्यों के अंदर में 4.5 लाख बच्चे फर्जी पाए गए। और ये सिर्फ इन 3 राज्यों का हाल नहीं, लगभग हर एक राज्य का यही हाल है। मतलब ना जाने कितने लाखों बच्चों के मिड डे मील के नाम पर कितना राशन लोगों ने डकारा होगा। हकीकत यह है कि कागजों में जो शिक्षा नीतियाँ होती हैं वो कभी रियल लाइफ में सामने नहीं आ पाती। सरकारी स्कूलों में कमियां तो इतनी हैं कि अगर गिनाते जाएं तो रातें कम पड़ जाएं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो आइए दोस्तों अब ज़रा इनके सॉल्यूशंस पर भी नज़र मार लेते हैं। इन सॉल्यूशंस को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है गवर्नमेंट्स के लिए कुछ सुझाव, दूसरा है टीचर्स के लिए कुछ सुझाव और तीसरा है पेरेंट्स के लिए कुछ सुझाव। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सरकारों को सबसे पहला स्टेप ये उठाना होगा कि टीचर्स की कमी को दूर किया जाए। ये जितने भी बच्चे जो BEd DLEd करके बैठे हुए हैं इनको वैकेंसीज दी जाए। एक तरफ आप लोग वैकेंसीज नहीं निकालते और दूसरी तरफ स्कूलों में हमेशा टीचर्स की कमी भी रहती है। तो सबसे पहले टीचर्स की कमियों को पूरा किया जाए। उसके बाद स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो बेसिक एमिनिटीज़ हो, चाहे वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टॉयलेट्स हो, इन सब की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। लाइब्रेरीज को ओपन करें, उन्हें अपडेट करें, लेबोरेटरीज को ओपन करें, उन्हें अपडेट करें और टीचर्स को एक ही काम करने दें जिसके लिए आपने उन्हें रिक्रूट किया है, वो है टीचिंग। और जितने भी काम हैं, चाहे वो आपकी मतगणना हो, चाहे वो आपकी जनगणना हो, चाहे वो आपके पल्स पोलियो हो, ये सब काम आप देश के और भी बेरोजगार युवक हैं आप उनको दे सकते हैं। इससे उनको भी काम मिल जाएगा और ये टीचर्स भी अपने टीचिंग में कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप जनता से मदद मांग सकते हैं। बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर या कोई भी राष्ट्रीय आपदा आने पर आप अपने राहत कोष खोल देते हैं। एक राहत कोष एक शिक्षा के नाम का भी खोल दीजिए। यकीन मानना, अगर आप सही ढंग से उस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा के नाम पर करेंगे तो जनता खजानों को भर देगी। और ये पहली बार नहीं, हर बार ऐसा हुआ है। जब जब कभी राष्ट्रीय आपदा आई है तो इस देश की जनता ने पूरा का पूरा योगदान अपनी सरकार को दिया है। तो एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, इसके पीछे क्यों नहीं जनता आपका सहयोग करेगी? अगर आपको लगता है कि फंड की कमी है तो आप फीस लीजिए बच्चों से। जो गरीब तबका है, जो असमर्थ है, उनको छोड़कर आप बाकियों से फीस आप ले सकते हैं। आपको इसके लिए किसी ने मना नहीं कर रखा। प्राइवेट स्कूल्स भी तो फीस लेते हैं, बिना किसी भेदभाव के फीस लेते हैं। वहाँ पर कोई माइनॉरिटी, कोई कास्ट सिस्टम नहीं चलता। जो स्कूल ने बोला है वो फीस सब के सब एक साथ जमा कराते हैं। आप भी फीस लीजिए, पर जनता को वो दीजिए जो वो चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कीजिए। सब जानते हैं कि खाली 2% की जनता ही सरकारी नौकरी कर सकती है। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन बाकी के जो 98% बचे हैं उनको कुछ ऐसा तो सिखाइए जिससे वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके, वो अपने देश के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए उसके निर्माण में कोई योगदान कर सके। ऐसा तो पाठ्यक्रम हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप सरकारों को उठाना चाहिए कि जितने भी टीचर्स जिनको आप सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में आप भेजते हैं, वहाँ पर आप उनके रहने का प्रबंध भी कीजिए। क्योंकि बिना फैसिलिटीज़ ऑब्वियस सी बात है सबको परेशानी होती है। तो वो लोग भी अगर उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो वो भी वापस शहर में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। गाँव में कोई जाकर पढ़ाना नहीं चाहता। शायद इसीलिए गाँव के स्कूल्स में टीचर्स की कमी हमेशा बनी रहती है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट स्कूल के सभी टीचर्स को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप बेस्ट हैं। आपने बहुत मेहनत कर ये टीचिंग की जॉब हासिल की है। आपने पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत कुछ पढ़ रखा है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए इन बच्चों के ऊपर में। जिस परिवेश से बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, मैं मानता हूँ कि उनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने पीछे भी ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आप बेस्ट हैं, बस इसे रिजल्ट्स में दिखाते रहिए। हम उन बच्चों के परिवेश का बहाना बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। आपके पास एबिलिटी है, आपके पास विजन है, बस आप अपने काम का 100% दे दीजिए। देश के सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि सरकारी स्कूल्स को प्रमोट कीजिए, उन स्कूल्स में अपने बच्चों के एडमिशन कराइए। आप लाखों की फीस प्राइवेट स्कूल्स में भी तो भरते हैं। डेवलपमेंट फंड, स्कूल फंड, बिल्डिंग फंड, एनुअल चार्जेस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, पार्किंग फीस, कंप्यूटर फीस, ना जाने कितनी सारी फीस आप देते हैं। लेकिन जैसे ही बात गवर्नमेंट स्कूल की आती है, आपको सब फ्री चाहिए। सरकारी स्कूलों में अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य से दान करो ना। 10, 20, 50 पेरेंट्स का ग्रुप बनाइए। वाटर फिल्टर हो गया, टॉयलेट हो गए, कमरों का आपने निर्माण करा दिया, स्कूलों की सफ़ेदी करा दी, आपने बेंचेस दान कर दिए, आपने कंप्यूटर्स दान कर दिए, आपने प्लेग्राउंड वगैरह ठीक करा दिए, आपने गार्डन वहाँ बनवा दिए, आप उसमें ट्रीज़ लगवा दीजिए, बच्चों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करा दीजिए। यही मान लीजिए कि आप अपने बच्चे की फ़ीस दे रहे हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात, आप दानी कहलाएंगे। उन कब्रों पर आप अपने पूर्वजों का नाम लिखवा सकते हैं। दूसरी बात, उससे बच्चों का बेनिफिट भी हो जाएगा, स्कूल का भी भला हो जाएगा। आखिर बच्चे भी तो हमारे ही हैं। जितना ध्यान प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों पर आप देते हैं, उतना ही ध्यान अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देंगे तो रिजल्ट फार बेटर आते हैं। अगर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप उनको अटेंड कीजिए, नहीं होती तो आप अरेंज कराइए। यकीन मानिएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया है कि कई जगह पर 12वीं 10वीं करने के बाद में टीचर्स बना दिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में पूरा का पूरा लंबा चौड़ा एक सिलेक्शन प्रोसेस निकलता है, उसमें से छटने के बाद में टीचर्स आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स बेस्ट होते हैं, अपने काम को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते। भय बिन होत न प्रीत। आप खुद सोचिए, प्राइवेट स्कूल्स जो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्या वो अपनी जेब से लगाकर कमा रहे हैं? नहीं, वो पैसे भी आप ही ने दिए हैं। वही पैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सरकारें भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, जनता को आगे आना होगा। सड़क पर गड्ढा देखकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गालियां देकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस गड्ढे की कंप्लेन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने लोगों ने की होती है? इनका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उसकी सुनवाई ज़रूर होती है। आप आवाज़ उठाइए। किसी महापुरुष ने कहा था, इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बदलाव की कोशिश मैंने की है, आप भी एक बदलाव की कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि सरकारों के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।